नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं विप्लव राही। आज हम बात करेंगे देश के पॉलिटिकल थिएटर में चल रहे एक सस्पेंस ड्रामे की, जो किसी कभी एक्शन थ्रिलर जैसा लगता है तो कभी सस्पेंस ड्रामा जैसा। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, और उसके साथ-साथ देश भर में विपक्षी दलों के बड़े गठबंधन जिसे इंडिया कहा जाता है, उसमें चल रहे घमासान की भी बात करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के बारे में जिस तरह की बयानबाजियां की हैं और उनके आपस में जिस तरह के टकराव निकल कर सामने आए हैं, उसकी वजह से कई बहुत दिलचस्प सवाल इस समय पूछे जा रहे हैं। लड़ाई ये इतनी दिलचस्प हो गई है कि राहुल गांधी के बयानों को बीजेपी के बड़े नेता कोट कर रहे हैं, उद्धृत करते हैं, और दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल जो कांग्रेस के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़े थे और अभी भी संसद में एक साथ नजर आते हैं, वो राहुल गांधी पर तीखे हमले कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। यहां तक कि उनको ऐसे नामों से पुकार रहे हैं जो बीजेपी वाले पहले कहा करते थे, आजकल वो भी कम कहते हैं। तो उनके सहयोगी दल उनको पप्पू तक कह दे रहे हैं, टीएमसी जैसे जो केंद्र में उनके सहयोगी दल हैं। ये सारी दिलचस्प कहानी हमारे सामने उभर कर आ रही है, और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ बीजेपी के इस लाइन से आ गया है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों में टीएमसी पर जो हमले किए हैं, वो एक तरह का कवर फायर है। क्या कवर फायर तो अपने सहयोगी को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर खुल करके तीखे हमले कर रहे हैं, फिर ये कवर फायर का सवाल क्यों उठ रहा है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये क्या मसला है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने टीएमसी के बारे में ऐसी कौन सी बातें कही हैं जिनके कारण ये सारे सवाल उठ रहे हैं। जो सबसे ताजा मामला है वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की वजह से सामने आया है। वो कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी हैं, जिनका पहले चरण के मतदान के बाद हत्या हो गई, और कांग्रेस इसके लिए सीधे सीधे टीएमसी से जुड़े गुंडों पर आरोप लगा रही है। आप देखिए किस तरह से उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है। ये जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, उसमें कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की चुनाव बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। और उसमें यह भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, पीटना, ये टीएमसी का चरित्र बन चुका है। और कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और न कभी टिकेगी। हमने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। हमारी मांग है कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो, सजा मिले और देवदीप के परिवार को सुरक्षा व मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। अब इसमें जो भाषा है बीजेपी की, कांग्रेस की, वो बिल्कुल बीजेपी जैसी लगती है। ये आरोप गुंडा राज और हिंसा, ये बीजेपी लंबे समय से ऐसे आरोप लगाती रही है, लेकिन कांग्रेस में भी स्थानीय स्तर पे ऐसे आरोप लगते थे। कांग्रेस के स्थानीय नेता बोलते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व खुल करके इस तरह से हमला आमतौर पर नहीं करता था। लेकिन अब वो केंद्रीय नेतृत्व भी खुलकर हमला कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है टीएमसी के खिलाफ वहां कांग्रेस नेताओं की तरफ से। और इस हिंसा के मामले में एक और ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया उसमें तस्वीरें भी छापी हैं, पीड़ित परिवार की तस्वीरें भी शेयर की हैं, और उसमें भी यही कहा गया है कि टीएमसी के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और पश्चिम बंगाल जो है ये इस गुंडा राज से परेशान है, कायरतापूर्ण शर्मनाक हमला है ना। ये इस तरह से काफी जो है टीएमसी को कटघरे में खड़ा करने की कांग्रेस ने हाल फिलहाल कोशिश की है। और इससे 2 दिन पहले 25 अप्रैल को राहुल गांधी का जो एक बयान था, रैली के दौरान भाषण दिया था, उसको आप सुनिए। उसमें और भी तीखा हमला किया है राहुल गांधी ने। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं, और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां
भाइयों बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। तो आपने देखा कैसे एक ही सांस में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को और नरेंद्र मोदी को दोनों को भ्रष्टाचारी करार दिया। मतलब अब तक उनके हमले ज्यादातर मोदी पर केंद्रित होते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक सांस में ममता बनर्जी और उनको इक्वेट कर दिया। कांग्रेस के लिए दोनों बराबर हो गए, ऐसा राहुल गांधी की बात से लग रहा है। जबकि केंद्रीय स्तर पर संसद में, संसदीय चुनाव में ये सारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और मिल करके बीजेपी के, एनडीए के खिलाफ लड़ने की बातें करते हैं। केवल राहुल गांधी नहीं, दिल्ली में भी उनके नेता अभिषेक दत्त ने और एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि अब टीएमसी का वही हाल होने वाला है जो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी का हुआ। सुनिए अभिषेक दत्त किस तरह से टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। इस तरीके से पिछले 3-4 दिन से राहुल जी लगातार टीएमसी में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरीके से राहुल जी के दौरों को टीएमसी ने रोका और उन सबको लगता है कि राहुल जी के आने से एक बहुत बड़ा मैसेज वेस्ट बंगाल में जाएगा। राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट तरीके से लिया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ाया और आज जो आम आदमी पार्टी का हाल हुआ है, आने वाले दिनों में वही हाल टीएमसी का होगा। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी हों या दिल्ली के नेता हों, सारे मिलकर टीएमसी पर अटैक कर रहे हैं और उसकी हालत आम आदमी पार्टी जैसी होने के भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से वो राहुल गांधी ने अभी जो कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि टीएमसी के खराब प्रशासन की वजह से और उनके ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण बीजेपी को ओपनिंग मिली है, बीजेपी को मौका मिल गया है पश्चिम बंगाल में, जिस बयान को बीजेपी के नेता इस रूप में पेश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार मान लिया है कि पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है, वो इस रूप में पेश कर रहे हैं। तो लेकिन आम आदमी पार्टी वाली हालत एक तरफ बता रहे हैं, तो टीएमसी के नेता भी कोई चुपचाप हमले को झेलने वाली पार्टी नहीं है। टीएमसी, उनके नेता भी उसी अंदाज में राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं। तीखा हमला किया वहां के नेता कुणाल घोष ने, और उनका अंदाज भी वैसा ही था जैसे बीजेपी का होता है राहुल गांधी पे हमला करते समय। सुनिए कैसे उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स में उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं, वो वोट काट के भाजपा को एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। वो तो गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग गद्दारी नहीं करता है। वो भाजपा, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, भाजपा उसको पप्पू बोलता है और वो एस्टेब्लिश कर रहा है। देखिए आपने किस तरह से टीएमसी के नेता अब उसी शब्दावली में कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक कहती है इनको जो भी कहती है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम जो है अभी हम गद्दारी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस गद्दारी कर रही है। तो ये गद्दारी वाले आरोप लगाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। और टीएमसी के प्रदेश प्रवक्ता ने भी राहुल गांधी को इस अंदाज में खारिज किया। राहुल गांधी और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में वो बिल्कुल उसी अंदाज में है जैसे बीजेपी भी राहुल गांधी को बार बार खारिज करती है। सुनिए टीएमसी के प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कहा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बंगाल की राजनीति में कांग्रेस या राहुल गांधी को लेके बात करना मतलब आपका और मेरा समय बर्बाद करना है। वो ना 2 में है, ना 10 में है, ना कहीं पे है। उनका पार्टी ऑफिस का साइन बोर्ड तक खुल के गिर गया है। तृणमूल के लड़के लोग जाके उनको सम्मान की तरह पे लगा रहे हैं उस साइन बोर्ड को। तो ये हालत है कांग्रेस का बंगाल में। तो ये जो झगड़ा चल रहा है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, इसने राजनीति के पुराने पंडितों को भी थोड़ा उलझन में डाल दिया है। मिसाल के तौर पर केसी त्यागी, जो देश के सबसे वरिष्ठ पॉलिटिकल लीडर्स में आते हैं और फिलहाल आरएलडी में हैं, उत्तर प्रदेश के पुराने नेता हैं, वो केसी त्यागी ने कहा कि ये जो दोनों में जिस तरह का झगड़ा चल रहा है, ये खेल समझ से बाहर हो गया है। सुनिए किस तरह से उन्होंने हैरानी जाहिर की टीएमसी वर्सेस कांग्रेस की इस लड़ाई पर। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वामपंथी दल अलग से
ममता पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा दिया गया बयान ममता के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में है। ये कैसी दोस्ती है, ये कैसी दुश्मनी है, हमारी समझ से बाहर है। तो इस तरह से केसी त्यागी कह रहे हैं कि ये कैसी दुश्मनी, ये कैसी दोस्ती समझ से बाहर है, लेकिन बीजेपी इसको अपने अंदाज में समझ रही है। एक तरफ तो कई नेता राहुल गांधी को कोट करके कह रहे हैं कि अब टीएमसी का राज खत्म होने वाला, ये राहुल गांधी भी मान रहे हैं और बीजेपी आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए और देखिए कुछ दिनों में ममता बनर्जी और राहुल गांधी फिर साथ बैठे नजर आएंगे। वो इस झगड़े के पार देख रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि सब ड्रामेबाजी। उनके बयान से कुछ ऐसा ही लगता है। सुनिए नितिन नवीन ने क्या कहा। अब राहुल जी देखिएगा कुछ दिन बाद वही ममता दीदी के साथ बैठेंगे, तो इन लोगों का इंडिया अलायंस टूट गया, हमारा तो कोई अलायंस नहीं है। और दीदी ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता को त्रस्त किया है, हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं। आज तो राहुल बाबा कभी एक आंदोलन करते हुए नजर आए, कभी एक विषय के लिए बोलते चुनाव आता है, तो ये जो शॉर्ट पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इससे पश्चिम बंगाल की जनता कुछ नहीं रहा। तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कभी, अगर वो मानते हैं कि वहां कुशासन है और वहां पे गुंडों का राज है, तो कभी राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाया नहीं, कभी उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। कुछ दिनों बाद ये फिर साथ में नजर आएंगे। और ये जो उन्होंने इशारे में शायद कहने की कोशिश की, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस बात को और भी खुल करके कहा है। वो सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने टेक इस पर दिया है। उन्होंने बहुत एक दिलचस्प ट्विस्ट दिया है इस झगड़े को। सुनिए आरपी सिंह की बात। राहुल गांधी ममता बनर्जी को कवर फायर दे रहे हैं। वो जब ममता बनर्जी का जिक्र करते हैं, साथ में बीजेपी का नाम जोड़ते हैं, वो बीजेपी का नाम जोड़कर ममता बनर्जी को कवर फायर देते हैं। असल में ये अंदर खाते सब एक हैं। ममता बनर्जी को वोट किया या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को वोट किया, एक ही जगह वोट जाने की बात है। मैं बंगाल की जनता से निवेदन करूंगा, अपना वोट भाजपा को दें, अपना वोट ममता बनर्जी या राहुल गांधी के बीच में मत डिवाइड करें। तो आपने सुना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बातचीत, इस पूरे घमासान के बीच में यही निकल के आ रहा है कि क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी की, कांग्रेस और टीएमसी की ये लड़ाई वाकई सचमुच की लड़ाई है या कवर फायर दिया जा रहा है। कवर फायर तो आप अपने सहयोगी को देते हैं जो आपके साथ होता है। तो इनका इशारा इस तरफ है कि जब वो ममता बनर्जी पे अटैक करते हैं तो उसी सांस में वो बीजेपी पे भी अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर भ्रष्ट हैं तो बीजेपी, जिसको आप विकल्प मान रहे हैं, वो भी भ्रष्ट है। तो उसको भी आप, दूसरा एक और इसमें एंगल ये भी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस सेकेंड फेज के चुनाव से पहले खास तौर पर काफी एक्टिव होकर के जो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी पर बयान दे रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी को मौका दे दिया। तो क्या ये पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश है कि ममता बनर्जी के खिलाफ केवल बीजेपी ही नहीं है, हम भी हैं ममता बनर्जी के खिलाफ? तो क्या ये ममता विरोधी वोटों को बांटने की कोशिश है ताकि बीजेपी को उतना फायदा न मिले जितना उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये कोशिश इस तरह की है कि जो लोग ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन उस नाराजगी की वजह से बीजेपी की तरफ जाने का पूरी तरह से मन उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ममता बनर्जी को हटाना जरूरी है, तो कांग्रेस अपने को पिच करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा ममता से नाराज हैं, उनके 15 साल की आखिर इनकी इनकम्बेंसी है, तो उनको ये लग रहा है कि जो वोट ममता विरोधी बीजेपी की तरफ जाना लगभग तय है, उसमें से कुछ परसेंट वोट क्या कांग्रेस अपनी तरफ खींच करके और लॉन्ग टर्म में बीजेपी को फायदा, बीजेपी को नुकसान कर सकेगी। जो आरपी सिंह इंडिकेशन दे रहे हैं कि वोट चाहे कांग्रेस को गया या ममता बनर्जी को, एक ही जगह जाने की बात है। मतलब वोट बटेगा, आपको अगर ममता बनर्जी को हराना है तो हम ही को वोट दीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। तो क्या ये कंफ्यूजन फैलाने की बात है? क्या ये सारे हमले इसलिए हैं कि ये चुनाव
क्लियर कट बाइनरी में न रह जाए, एक आइदर ममता और बीजेपी। हालांकि कांग्रेस की जो पश्चिम बंगाल में स्थिति है, जिसका टीएमसी नेता भी जिक्र कर रहे थे, क्या उसमें कांग्रेस वाकई अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस का अपने क्षेत्रीय सहयोगी दलों के साथ राज्यों में टकराव रहना और केंद्र में साथ बने रहना, ये कोई अनहोनी या नई बात नहीं है। जो टीएमसी के नेता की बात से भी निकल के आया, उन्होंने कहा हम केंद्र में बीजेपी के खिलाफ साथ हैं लेकिन स्टेट में जरूरी नहीं है। तो ये तस्वीर हमको लेफ्ट के साथ केरल में कुछ दिनों पहले देखने को मिली, जहां केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस आमने सामने थे, तीखे हमले लगातार किए जा रहे थे और दोनों एक दूसरे पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगा रहे थे। इस तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी रहती है, वो चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। पंजाब में तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सफाया ही करीब करीब कर दिया, उससे पहले दिल्ली में कर दिया था। तो कई बार ये समझ में आता है कि ये सुविधा के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कभी मिल करके साथ में लड़ते भी हैं। केंद्रीय स्तर पे जब बात आती है तो जहां पे उनके आपसी हित नहीं टकराते हैं, वहां कुछ हद तक दूरी तक साथ चलते हैं, लेकिन जहां राज्यों का मसला आता है तो वहां कन्फ्रंटेशन तीखा होता है। लेकिन यहाँ एक समझने की बात और है कि लेफ्ट की बात हो केरल में, तो वहां कांग्रेस सीधे सीधे सत्ता की दावेदार है। लेफ्ट अगर सत्ता से बाहर जाता है तो कांग्रेस की दावेदारी बनती है, और कांग्रेस बाहर जाती है तो लेफ्ट की दावेदारी बनती है। तो वहां जो आपसी लड़ाई है वो एकदम आमने सामने की है कि हम आपको हटा करके और सत्ता में आना चाहते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां भी कांग्रेस अभी फिर कोशिश या उम्मीद कर सकती है कि वो सत्ता में थी और सत्ता से उसको आम आदमी पार्टी ने हटाया, अब वापसी होगी तो उसका फिर मौका बन जाएगा। तो वो लड़ाई एक उस तरह की है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई कुछ अलग तरह की है, जहां पे कांग्रेस को ममता बनर्जी का रिप्लेसमेंट लोग मान लेंगे ये मुश्किल है, लेकिन क्या कांग्रेस की मजबूती से लड़ने पर या मजबूती से लड़ता हुआ दिखने पर ममता विरोधी वोट कुछ बंट जाएंगे, जिससे ममता बनर्जी को ही आखिर में फायदा होगा। इसी को बीजेपी कवर फायर के रूप में बताने की कोशिश कर रही है। ये क्या होगा, पश्चिम बंगाल के मतदाता इसको किस रूप में लेंगे? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के हम अटैक्स का ममता बनर्जी पर किए जाने वाले हमलों पर का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये तो 2 दिन बाद 29 तारीख को जब मतदान होगा और उसके बाद 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल ये पूरी राजनीतिक सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प मोड़ पे है, और इसमें से इस चुनाव के नतीजों के बाद ही शायद ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्या इन दलों का इंडिया गठबंधन आगे मजबूती के साथ बढ़ता रहेगा या चुनावी नतीजों के आधार पर उनकी आपसी कड़वाहट और बढ़ जाएगी और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने का उनका जो सपना या कोशिश है वो फिर से एक नए संकट में घिरा हुआ नजर आएगा। फिलहाल इतना ही। आगे इस तरह की राजनीतिक चर्चाओं और विश्लेषण के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।